अपना जो पहला जो टॉपिक था जिनमें अपने चर्चा करेंगे सबसे पहले 1857 की क्रांति से। ठीक है, भारतीय इतिहास में 1857 की क्रांति का अपने आप में एक अलग ही योगदान रहता है। तो ये अपना जो है पहला टॉपिक रहेगा। थोड़ी सी चर्चा अपने शुरू करते हैं। देखो, अब एक बात आती है भी, क्या 1857 की क्रांति से भी पहले भारत में कोई जो है वो विद्रोह हुए थे क्या? अब अपने पढ़ते हैं भी 1857 की क्रांति भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के तहत जो है यानी कि सबसे पहला जो है वो अपने कह सकते हैं भी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन था। और क्या इससे पहले भी भारतीयों ने जो है वो मिलकर के अंग्रेजों को भारत से जो है वो बाहर निकालने की कोशिश की है क्या? तो उसके संदर्भ में अपने बात करते हैं भी भारतीय इतिहास में दो बड़े युद्ध लड़े गए। अपने पढ़ते हैं भी ईस्ट इंडिया कंपनी का जब से भारत में आगमन हुआ उसके बाद में भारत में दो बड़े युद्ध जो है वो अंग्रेजों के खिलाफ लड़े गए थे, जिनमें आप सभी ने पढ़ भी रखे होंगे। एक तो युद्ध पढ़ते हैं अपने कौन सा, प्लासी का। ठीक है, थोड़ा थोड़ा सा आप लोग जो रिस्पांस देते रहना ताकि अपने ढंग से क्लास चलती रहेगी। कौन सा युद्ध है? प्लासी का युद्ध। इसके बारे में थोड़ा सा अपने को पढ़ना है, ज्यादा अपने को नहीं पढ़ना, क्योंकि प्लासी और बक्सर के युद्ध दोनों बंगाल के इतिहास के भाग हैं। ठीक है, और बंगाल का इतिहास अपने सिलेबस में नहीं है। तो कुल मिला के इनकी थोड़ी सी जनरल सी बातें अपने करके यहां से निकलेंगे आगे। प्लासी का जो युद्ध लड़ा गया था, इसकी तारीख कई बार पेपर के अंदर पूछ ली जाती है भी, ये कब लड़ा गया था? 23 जून 1757 में। कब लड़ा गया था? 23 जून 1757। प्लासी का युद्ध जब अपने पढ़ते हैं तो वहां पर एक बात आती है भी, प्लासी का युद्ध लड़ा गया बंगाल में, और उस समय बंगाल के जो नवाब थे वो थे सिराजुद्दौला। कौन थे? सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला और लॉर्ड क्लाइव के बीच में ये युद्ध लड़ा गया था। कई कारण रहे थे इस युद्ध के, लेकिन याद रखना है भी प्लासी का युद्ध लड़ा कब गया था? 23 जून 1757। और इसमें दो बड़े राजा हैं, जिसमें एक तो नाम क्या है? सिराजुद्दौला, जो बंगाल के उस समय नवाब थे। और इनके साथ में जो युद्ध किया था वो किसने किया था? अंग्रेजी कंपनी की तरफ से लॉर्ड क्लाइव ने। लॉर्ड क्लाइव। अब अपने पढ़ते हैं प्लासी के युद्ध के अंदर जो है वो विश्वासघात से अंग्रेजों ने जो है सिराजुद्दौला की हत्या की। फिर अपने बात करते हैं भी, बंगाल की राजनीति में इन लोगों ने हस्तक्षेप किया, और बंगाल के अंदर इन्होंने जो है वो यानी कि आगे राजा बना दिया था मीर जाफर को, जिसको कठपुतली नवाब के नाम से भी जाना जाता है। फिर नेक्स्ट बात आती है भी, आगे जाकर के जो है वो एक और युद्ध लड़ा गया बंगाल के अंदर, जिसका नाम है बक्सर का युद्ध। और ये बक्सर का जो युद्ध लड़ा गया था, ये 22 या 23 अक्टूबर को लड़ा गया था, और 22 या 23 अक्टूबर 1764 को। कब लड़ा गया था? 22 या 23 अक्टूबर 1764 को। अब अपने बात करते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण युद्धों में से एक युद्ध आता है भारतीय इतिहास का। कौन सा? बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध। देखो, भारतीय इतिहास में अंग्रेजों ने पहली कोई बड़ी लड़ाई लड़ी, वो तो कौन सी लड़ी थी? प्लासी की। लेकिन बक्सर का युद्ध जो है ये एक निर्णायक युद्ध साबित हुआ था, क्योंकि इस युद्ध ने तय कर दिया था भी अब अंग्रेज भारत से जाने वाले नहीं है, क्योंकि अंग्रेजों ने भारत की तीन बड़ी शक्तियों को यहां पर हराया था। दिल्ली का जो शासक था, जिसके बारे में पढ़ते हैं अपने, शाह आलम द्वितीय। क्या नाम है? बोलो। शाह आलम द्वितीय। ये भी जो है यानी कि अंग्रेजों के खिलाफ गया था। फिर अपने बात करते हैं भारत के अंदर एक बड़ा प्रांत हुआ करता था, कौन सा? अवध। और अवध का इस समय शासक था सुजाउद्दौला। क्या नाम है? सुजाउद्दौला। ये भी अंग्रेजों के साथ में जो है वो यानी कि युद्ध करने गया था। और इस समय बंगाल का जो तात्कालिक नवाब था, जिसके बारे में पढ़ते हैं, मीर कासिम। मीर कासिम। कुल मिलाकर ये जो तीन बड़ी राजनीतिक शक्तियां हैं, इन्होंने एक संयुक्त गठबंधन किया, और इन्होंने जो है अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध के अंदर भाग लिया। और इस युद्ध में अंग्रेजों का जो नेतृत्व करने वाला था वो था हेक्टर मुनरो। क्या नाम है? हेक्टर मुनरो। अब देखो, ये जो युद्ध है ये तय करता है भी अंग्रेज अकेले ही यहां पर तीन शासकों को, बड़े तीन यानी कि दलों को जो है वो हरा करके ये तय कर देते हैं भी अब हमें भारत में हराने वाला कोई नहीं है। अब देखो, यहां से जो है वो इन्होंने धीरे धीरे करके भारत के ऊपर नियंत्रण स्थापित करना शुरू कर दिया। लाइन आएगी भी, बताइए भारतीय इतिहास में अंग्रेजों का सबसे निर्णायक युद्ध कौन सा रहा है? तो कौन सा बताएंगे? बक्सर का युद्ध। पहला युद्ध कौन सा लड़ा गया था? तो प्लासी का युद्ध। और ये कब लड़ा गया था? 23 जून 1757। किन शक्तियों के मध्य? सिराजुद्दौला और लॉर्ड क्लाइव। हार किसकी हुई थी? सिराजुद्दौला की। फिर अपने बात करते हैं भी, बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था? 22 या 23 अक्टूबर 1764। इसमें कितनी शक्तियां थी? तीन। कौन कौन सी? दिल्ली का शासक था शाह आलम द्वितीय, अवध का था सुजाउद्दौला,
और बंगाल का था मीर कासिम। तीनों ने गठबंधन किया, लेकिन इन तीनों को संयुक्त रूप से हराता है कौन? हेक्टर मुनरो। फिर इसके बाद में कई सारी संधियां भी की गई थी, जिसमें इलाहाबाद की एक संधि महत्वपूर्ण आती है, लेकिन वो अपने को नहीं पढ़नी। अब देखो, हमने ये एक बात देखी भी 1857 की क्रांति एक प्रकार से सैनिकों के द्वारा किया गया विद्रोह माना जाता है। ज्यादातर अपने किताबों में यही पढ़ते हैं भी इसमें जो है वो ज्यादातर जो थे वो सैनिक ही थे, ठीक है। लेकिन सैनिकों से भी पहले जो है ये राजा प्रयास करके गए थे। अब अपनी बात करते हैं, तो क्या 1857 की क्रांति से भी पहले क्या कोई सैनिकों ने भारतीय इतिहास में कोई अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था क्या? तो वो छिटपुट विद्रोह हैं, वो पेपर में कई बार सीधे पूछ लिए जाते हैं, इस टॉपिक के इर्द गिर्द से भी क्वेश्चन उठाता है वो। जैसे कि अपने देखते हैं, आपने पढ़ा भी होगा भी 1806 के अंदर एक मठ है जिसको अपने पढ़ते हैं वेलूर मठ। और वेलूर मठ में क्या हुआ था? विद्रोह हुआ था। क्या है वेलूर मठ? थोड़ा सा सुनना। वेलूर मठ के अंदर एक जो सैन्य टुकड़ी थी जो अंग्रेजों के नियंत्रण में थी, और इन वेलूर मठ की जो सैन्य टुकड़ी के जो सैनिक हैं, इन सैनिकों ने अंग्रेजों के खिलाफ बिगुल बजाते हुए यहां पर अपने इस टुकड़ी के अंदर मैसूर के राजा का झंडा फहराया था। याद रखना, ये वेलूर मठ कहां पर पड़ता है? कर्नाटका के अंदर। और यहां पर किस राजा का झंडा फहराया गया था? मैसूर के राजा का। तो कुल मिला के ये भी अंग्रेजों के खिलाफ एक जो है यानी कि छोटा सा विद्रोह हुआ था। सीधी सी लाइन आती है कई बार पेपर के अंदर भी, बताइए वेलूर मठ का विद्रोह जो है वो कब हुआ था? तो कब हुआ था? 1806। कब हुआ था बोलो? 1806। ये देखो, विद्रोह जो है वो 1857 की क्रांति से पहले के विद्रोह हैं, यानी कि इस क्रांति के पहले भी कुछ सैन्य टुकड़ियों ने अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाई, और कई बार इसके इर्द गिर्द से ये क्वेश्चन बनते हैं। फिर देखो आगे और अपने चर्चा करते हैं। 1806 के अंदर वेलूर मठ का विद्रोह हुआ। 1824 के अंदर एक छावनी है बैरकपुर छावनी, और यह छावनी अपने आप में काफी महत्वपूर्ण रहती है, क्योंकि मंगल पांडे का संबंध भी कहां से था? बैरकपुर छावनी से। बैरकपुर छावनी के अंदर एक 47वीं पैदल टुकड़ी थी। कौन सी पैदल टुकड़ी? 47वीं पैदल टुकड़ी थी। और इस 47वीं पैदल टुकड़ी ने समुद्र पार सेवा देने से मना कर दिया, ठीक है। ये कहती है 47वीं टुकड़ी के जो सैनिक थे, ये कहते हैं भी अगर हम समुद्र पार सेवा देने जाएंगे तो हम अछूत हो जाएंगे, क्योंकि पहले भारतीय समाज में एक मान्यता थी भी अगर कोई भी व्यक्ति समुद्र पार लड़ाई लड़ने जाता है तो वह जो है वो अपना धर्म खो देता है, अपने धर्म को जो यानी कि खो देता है, वह उस धर्म का जो है वो सदस्य नहीं रहता, क्योंकि लोग मानते थे भी समुद्र पार हमें कभी यात्रा नहीं करनी चाहिए, ठीक है। और इसके लिए आपने वो आगे राष्ट्रवाद के अंदर पढ़ा भी होगा भी महात्मा गांधी ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में आकर के जो स्थानीय युवा थे उन युवाओं को सेना में भर्ती होने के लिए जो है यानी कि काफी हद तक उनको जो है यानी कि प्रेरित किया था, और अंग्रेजों ने एक उपाधि दी थी सार्जेंट वाली, पढ़ी होगी आपने, ठीक है। तो ये एक कारण रहा था। यहाँ पर कौन सी छावनी का विद्रोह है? ये बैरकपुर छावनी। और याद रखना कौन सी सैनिक टुकड़ी है? तो कौन सी? 47वीं। फिर एक महत्वपूर्ण विद्रोह आता है जो पेपर के अंदर 2-3 बार आया भी है। 1825 के अंदर असम का जो तोपखाना है, कौन सा? असम का तोपखाना। और असम के तोपखाने के अंदर क्या हुआ था? विद्रोह हुआ था। और ये लाइन सीधी छपती है पेपर के अंदर भी, बताइए असम के तोपखाने का विद्रोह कब हुआ था? तो कब हुआ था? 1825 के अंदर। फिर अपने थोड़ी सी बात और करते हैं। ये विद्रोह कब हुआ था असम वाला? 1825 के अंदर, ठीक है। थोड़ा सा ये ब्लर हो गया, अपने इसको तो रिकॉल कर लेंगे, ठीक है। अब इसके बाद में अपने आगे और चर्चा करते हैं। तो इसके बाद में 1842 के अंदर, याद रखना ये कुछ सन मैं आपको बता रहा हूं ना, ये सिलेक्टेड से पॉइंट है, आपके मन में ये कभी भी नहीं आना चाहिए भी हमें जो आउट ऑफ सिलेबस पढ़ाया जा रहा है। मैं पढ़ाता ही नहीं हूं, मेरे को पढ़ाते हुए काफी साल भी हो गए, और जो है वो यानी कि कभी भी अपना ये टारगेट नहीं रहता भी अपने आउट ऑफ सिलेबस जाके पढ़ाएं ना। तो देखो पढ़ाने के अंदर भी टाइम वेस्ट है और आपके पढ़ने में भी टाइम वेस्ट है। कल भी जैसे मैंने आपको एक ही बात कही थी भी मेनली अपने को सिलेबस के ऊपर ही चर्चा करनी है। तो ये सारे पॉइंट जो है वो अपने जीके से पूछ लिए जाते हैं, इस प्रकार के पॉइंट याद रखेंगे अपने एक एक पॉइंट को। देखो 1842 के अंदर, 1842 के अंदर जो है वो अपनी बात करते हैं यही 47वीं सैनिक टुकड़ी। कौन सी सैनिक टुकड़ी? 47वीं जो सैनिक टुकड़ी मैंने आपको बताई थी, इसी सैनिक टुकड़ी के द्वारा जो है वो सिंध अभियान पर जाने से मना कर दिया गया।
कौन से अभियान पर? सिंध अभियान जो था उस समय का, इस अभियान पर जाने से 47वीं टुकड़ी ने क्या कर दिया? मना कर दिया भी हम तो इस सिंध अभियान पर भाग लेने नहीं जाएंगे। ठीक है, उचित वेतन के अभाव में या भत्ते के अभाव में इन लोगों ने यहां पर मना किया था। फिर अपने आगे और चर्चा करते हैं तो 1844 के अंदर दो सैनिक टुकड़ियां याद रखनी है, एक तो 34वीं और एक 64वीं। एक 34वीं और एक 64वीं जो नेटिव इन्फेंट्री के जो सैनिक थे, इन्होंने जो है अपने कुछ सामाजिक और धार्मिक जो मामले थे उनके अंदर अंग्रेजों के हस्तक्षेप के कारण इन्होंने जो है वो अंग्रेजों के खिलाफ बिगुल बजाया। फिर अपने एक और विद्रोह यहां पर पेपर के अंदर आता है 1849 और 1850। 1849-50 के अंदर एक छावनी है पंजाब के अंदर जिसका नाम है गोविंदगढ़ की छावनी। याद रखना ये गोविंदगढ़ की छावनी कहां पर है? पंजाब। और इन्होंने भी जो है वो सिंध अभियान पर जाने से मना कर दिया। कुल मिलाकर के अपनी बात करते हैं तो 1857 की क्रांति से पहले भी छिटपुट विद्रोह हुए थे, जिनमें कौन कौन से हुए थे तो थोड़ा सा रिकॉल करेंगे। पहला 1806 में कौन सा बताया था मैंने आपको? वेलूर मठ का विद्रोह। और वेलूर मठ के विद्रोह के अंतर्गत किस राजा का झंडा फहराया गया? मैसूर का राजा। कौन सा राजा? मैसूर का। 1824 के अंदर कौन सी छावनी? बैरकपुर छावनी, बताया था मैंने आपको। 47वीं पैदल टुकड़ी का विद्रोह हुआ था। फिर 1825 के अंदर असम का तोपखाना। बोलोगे साथ साथ में, देखो बोलोगे तो इसमें कोई नहीं है भाई अभी अपने मन में कहीं अंतो सी भी में तो क्या है कहीं कोई टाबर थोड़िया। ठीक है, क्या बोलना लाल रहा है की कोनी में एक तो क्या है कि शरीर खुल जाए थारो, नींद कम आवेगी। ठीक है, और सगे सगे याद भी होती रहेगी। ये चीजा क्या फैक्चुअल है, इतिहास के अंदर स्टोरी आवेगी तो बात चलो आपने समझ के सही कर लेगा। ये फैक्चुअल चीजा जितनी ज्यादा थे रिकॉल करोगा बीती बढ़िया माइंड में सेट होगी। पेपर का टाइम में यहाँ कोनी वो किठा हो है किठा हो है। ठीक है, बोलो मेरे साथ साथ में। 1806 के अंदर कौन सा विद्रोह पढ़ा हमने? वेलूर मठ का विद्रोह है। 1824 के अंदर कौन सा विद्रोह है? बैरकपुर छावनी का विद्रोह है। 1825 के अंदर असम का विद्रोह है। फिर अपनी बात करते हैं असम के अंदर भी एक लाइन याद रखनी है, तोपखाने का विद्रोह है। फिर 1842 के अंदर 47वीं सैनिक टुकड़ी का सिंध अभियान पर जाने से मना करना। या फिर यहां पर एक और भी आती है भी इस समय के जो है वो बर्मा या फिर म्यांमार के अंदर भी एक जो संघर्ष हुआ था अंग्रेजों के साथ में, इन लोगों को वहां पर भी भेजा जा रहा था, इन्होंने भी वहां पर जाने से मना किया। फिर 1844 के अंदर अपने पढ़ते हैं भी 34वीं और 64वीं नेटिव इन्फेंट्री का विद्रोह है। 1849-50 के अंदर जो है वो गोविंदगढ़ छावनी का विद्रोह है। कुल मिलाकर के ये जो विद्रोह है मैंने आपको बताए हैं, ये सारे विद्रोह 1857 की क्रांति से पहले के हैं जो कई बार पेपर में आते हैं। अब अपने आगे चर्चा करते हैं भी ये जो 1857 की क्रांति है इस समय जो है वो भारतीय इतिहास के अंदर या भारतीय जो राजनीति थी उसकी क्या स्थिति रही थी। आपको पता हो तो बताते रहना साथ साथ में। देखो अगर अपने से पूछे भी भारत के अंदर उस समय जो है वो गवर्नर जनरल का पद था या वायसराय का पद था, एक जनरल नॉलेज की बात आप बताइए मेरे को। 1857 के इर्द गिर्द जो है वो भारत के अंदर जो है वो अंग्रेजों का मुख्य अधिकारी गवर्नर जनरल कहलाता था या वायसराय कहलाता था? बताओ बताओ बताओ, खुल के बताओ, गवर्नर जनरल या वायसराय? देखो भारत के अंदर अगर अपनी स्थिति देखें तो इस समय भारत के अंदर जो पद जो था अंग्रेजों का वो कौन सा था? गवर्नर जनरल। याद रखना बेसिक सा क्वेश्चन है, कई बार पेपर में आता है। 20 में भारत के गवर्नर जनरल कौन थे तो कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। कौन थे बोलो? लॉर्ड कैनिंग। फिर अपने बात करते हैं भी इस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे तो ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे 1857 के समय वो थे पारमस्टन। क्या नाम है? पारमस्टन। पारमस्टन जो थे वो किस पार्टी के नेता थे तो किस पार्टी के नेता थे? लिबरल पार्टी के। और इनका जो नाम है वो हेनरी जॉन टेम्पल भी आता है। क्या नाम है? हेनरी जॉन टेम्पल। याद रखना ये नाम जो रेयर किताबों के अंदर है लेकिन कई बार ये पेपर में पूछा भी गया है। भी बताइए ब्रिटेन के इस समय जो प्रधानमंत्री थे वो कौन थे तो कौन थे? हेनरी जॉन टेम्पल। सर लिखिए मत, एक बार आप समझ लीजिए, सारी बातें आपको लिखी हुई मिलेगी, पेपर एकदम आपको सीट बना के देंगे। सुन लीजिए एक बार आराम से। गवर्नर जनरल जो थे भारत के वो कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। और इस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पद पर जो थे वो कौन थे? पारमस्टन। और पारमस्टन किस पार्टी के नेता थे? लिबरल पार्टी के। पारमस्टन का दूसरा नाम क्या मिलता है तो क्या मिलता है? हेनरी जॉन टेम्पल।
फिर अपने आगे चर्चा करते हैं भी इस समय भारत के जो शासक पद पर थे वो कौन थे, तो इनके बारे में पढ़ते हैं बहादुर शाह द्वितीय। बहादुर शाह द्वितीय, और ये जो है वो कविताएं वगैरह लिखते थे, इसलिए इनकी एक उपाधि भी है, कौन सी, जफर। बहादुर शाह जफर भी या बहादुर शाह द्वितीय। फिर अपनी बात करते हैं भी जो है विद्रोह को दबाने के लिए, विद्रोह को दबाने के लिए किस अंग्रेज अधिकारी की नियुक्ति की गई थी, तो याद रखना विद्रोह को दबाने के लिए एक तो है हेनरी फॉरेस्टर, क्या नाम है, हेनरी फॉरेस्टर, और एक अपने बात करेंगे हेनरी कैंपवेल, हेनरी कैंपवेल। दो जो है वो अंग्रेज जो अधिकारी थे, इनको केवल और केवल 1857 के विद्रोह को दबाने के लिए ही तैनात किया गया। कौन कौन से व्यक्ति हैं, हेनरी फॉरेस्टर और हेनरी कैंपवेल, हेनरी कैंपवेल। फिर अपने आगे बात करते हैं भी इस क्रांति का जो नारा रहा था वो क्या रहा था, भी चलो दिल्ली मारो फिरंगी, चलो दिल्ली मारो फिरंगी। ये नारा भी के पेपर में आता है, भी बताइए 1857 की क्रांति का नारा क्या था, तो क्या बताएंगे, चलो दिल्ली मारो फिरंगी। फिर एक इसके बारे में पूछा आता है भी 1857 की क्रांति का जो प्रतीक था वो क्या था, कमल का फूल और रोटी, कमल का फूल और रोटी, कमल का फूल और रोटी। याद रखना, दोबारा से देखो, कई बेसिक सी बातें यहां से पेपर में पूछी जाती है और अपने हड़बड़ाहट में गलत भी करते हैं। देखो गवर्नर जनरल जो थे वो कौन थे, लॉर्ड कैनिंग, जो भारत के प्रथम वायसराय भी बने थे। महारानी की घोषणा या इलाहाबाद की घोषणा हुई थी 1857 की क्रांति के बाद में। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे वो कौन थे, पार्मस्टन, और पार्मस्टन किस पार्टी के नेता थे, लिबरल पार्टी। और पार्मस्टन का दूसरा नाम क्या है, तो हेनरी जॉन टेम्पल, हेनरी जॉन टेम्पल। फिर अपनी बात करते हैं भी भारत के शासक पद पर कौन थे, तो बहादुर शाह द्वितीय, जिनका दूसरा नाम है बहादुर शाह जफर। विद्रोह को दबाने के लिए किसकी नियुक्ति की गई थी, हेनरी फॉरेस्टर और हेनरी कैंपवेल। नारा क्या था, चलो दिल्ली मारो फिरंगी। प्रतीक क्या है, कमल का फूल और रोटी, कमल का फूल और रोटी। अब देखो इसके बाद में ये जो टॉपिक है ये कई सारे चरणों में पढ़ा जाएगा। कौन कौन से चरणों के अंदर, तो सबसे पहले अपने इस क्रांति का क्या देखना है, स्वरूप। क्या देखेंगे अपने, स्वरूप। भी आपने देखा होगा भी कई किताबों में इसको लिखा जाता है भाई 1857 का स्वतंत्रता संग्राम, कहीं पर इसको लिखा जाता है 1857 का विद्रोह है, कहीं पर इसको सैनिक विद्रोह कहा जाता है और कहीं पर इसको क्रांति भी कहा जाता है। तो सबसे पहले अपने किसके बारे में चर्चा करेंगे, स्वरूप। स्वरूप के बाद में अपने चर्चा करेंगे 1857 की क्रांति के कारण। कारणों के अंदर भी कई सारे कारण पढ़ेंगे, जिनमें इसके कई सारे कारण हैं। मुख्य जो कारण है वो कौन कौन से हैं, तो राजनीतिक कारण, सामाजिक कारण, सामाजिक के अलावा अगर अपनी बात करें तो आर्थिक कारण है, आर्थिक के अलावा अगर अपनी बात करें तो धार्मिक कारण है, धार्मिक के अलावा कौन सा कारण रहा था, सैनिक कारण, और सबसे महत्वपूर्ण जो कारण है वो है तात्कालिक कारण। कौन सा कारण, तात्कालिक कारण। ठीक है, तो कितने कारण बनाए अपने, अलग अलग प्रकार के कारण हैं, राजनीतिक हैं, सामाजिक हैं, आर्थिक है, धार्मिक है, सैनिक है और तात्कालिक है। फिर कारण के बाद में अपनी बात करेंगे इस क्रांति का प्रारंभ। प्रारंभ होने के बाद में भारत के अंदर अलग अलग क्षेत्रों में क्या हुआ था, इसका विस्तार। अब अपने आगे पढ़ते हैं अभी ये क्रांति एक सफल क्रांति थी या असफल क्रांति थी, तो एक असफल क्रांति है और असफलता के क्या पढ़ेंगे, कारण। फिर लास्ट में बात आएगी भी इस क्रांति से जो है वो कौन कौन से परिणाम देखने को मिले। अलग अलग प्रकार के स्टेजेस हैं, थोड़ा सा रिकॉल करते हैं कौन कौन से हैं, तो स्वरूप, कारण, प्रारंभ, विस्तार, असफलता के कारण और परिणाम। अब देखो सबसे महत्वपूर्ण जो कहानी है वो यहां से है, पेपर में आते हैं क्वेश्चन से, कैसे, क्या सबसे पहले अपने चर्चा करते हैं किसकी, क्रांति के स्वरूप। क्रांति के स्वरूप, स्वरूप कैसे, किस प्रकार से, 20 क्रांति को किन किन नामों से पुकारा जाता है, 20 क्रांति को किन किन नामों से पुकारा जाता है। ठीक है, जैसे कि देखो आपने नाम सुना होगा वी.डी. सावरकर का, वी.डी. सावरकर। और वी.डी. सावरकर ने 1908 के अंदर एक किताब लिखी थी, किताब का नाम है द फर्स्ट इंडियन इंडिपेंडेंस वॉर, द फर्स्ट इंडियन इंडिपेंडेंस वॉर। ठीक है, किताब का नाम क्या है, द फर्स्ट इंडियन इंडिपेंडेंस वॉर। और यह किताब कब लिखी गई थी, तो कब लिखी गई थी, 1908 में।
याद रखना, कई बार सीधा किताब का ही नाम पूछता है वो पेपर में। द फर्स्ट इंडियन इंडिपेंडेंस वॉर नामक जो किताब है वो किसने लिखी थी? तो वी.डी. सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर, जिन्होंने भारत में अभिनव भारत सरकार की भी स्थापना की थी। कई बार पेपर में आता है भी अभिनव भारत सभा या अभिनव भारत सरकार की स्थापना किसने की थी? तो वी.डी. सावरकर ने। अब देखो एक लाइन आएगी भी, बताइए 1857 की क्रांति को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था? तो भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, इस क्रांति को किसने नाम दिया था? तो किसने दिया था? वी.डी. सावरकर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत बार पेपर के अंदर ये क्वेश्चन आया भी है। फिर नेक्स्ट अपनी बात करते हैं तो बात आती है एस.एन. सेन, और इन्होंने किताब लिखी थी द ग्रेट रिवोल्ट ऑफ 1857। ये किताब किसने लिखी है? एस.एन. सेन। यानी कि इस क्रांति को 1857 की क्रांति जो नाम दिया था वो किसने दिया था? तो किसने दिया था? एस.एन. सेन ने। किसने दिया था? एस.एन. सेन। जबकि अगर अपनी बात करते हैं भी जॉन सीले की, किसकी बात करते हैं? जॉन सीले। तो जॉन सीले कहते हैं ये केवल और केवल एक सैनिक विद्रोह था, सैनिक विद्रोह के अलावा ये कुछ भी नहीं था। याद रखना, अलग अलग बातें वो पेपर में देगा भी। बताइए इस क्रांति को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था? तो किसने कहा था? वी.डी. सावरकर। इस क्रांति को 1857 की क्रांति नाम किसने दिया? एस.एन. सेन। किसने दिया? एस.एन. सेन। फिर बात आएगी भी सैनिक विद्रोह कहने वाले कौन थे? तो कौन थे? जॉन सीले। अलग अलग व्यक्ति हैं और भी बहुत सारे हैं सैनिक विद्रोह मानने वाले, लेकिन मुख्य रूप से पहली बार जो बात कही थी वो किसने कही थी? जॉन सीले। जॉन सीले कहते हैं भी इस क्रांति में ना तो कोई राष्ट्रीय नेता था और ना ही ये जो क्रांति है वो पूरे भारत में फैली। उत्तर भारत में भी इसका विस्तार नहीं हुआ, ना ही ये क्रांति दक्षिण भारत में फैली। तो कुल मिलाकर के एक सीमित क्षेत्र में थी और केवल ये विद्रोह किसके द्वारा किया गया था? सैनिकों के द्वारा। ठीक है, फिर अपने आगे और बात करते हैं तो एक नाम आता है E.R. रीज। E.R. रीज, और E.R. रीज कहते हैं ये क्रांति ईसाइयों और कट्टरपंथियों के मध्य संघर्ष था। किनके मध्य संघर्ष था? ईसाइयों और कट्टरपंथियों के मध्य क्या था? एक संघर्ष। और ये बात कौन कहते हैं? तो कौन कहते हैं? E.R. रीज। E.R. रीज। दोबारा बताओ मेरे को, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा? वी.डी. सावरकर। इस क्रांति को 1857 की क्रांति नाम किसने दिया? एस.एन. सेन। जॉन सीले ने क्या नाम दिया? सैनिक विद्रोह है। ईसाइयों और कट्टरपंथियों के बीच में संघर्ष हुआ था, ये कौन कहते हैं? E.R. रीज। जबकि अगर अपनी बात करते हैं आगे और तो एक नाम आता है T.R. होम्स का। T.R. होम्स। T.R. होम्स कहते हैं ये क्रांति सभ्यता और बर्बरता के बीच में संघर्ष थी। सभ्यता और बर्बरता के बीच में क्या हुआ था? एक संघर्ष हुआ था। ये बात कौन कहते हैं? तो कौन कहते हैं? T.R. होम्स। देखो ये सीधी लाइनें हैं, मेजर लाइन है, सीधी बात। काफी लंबी बातें कही है इन्होंने, लेकिन जो बात मुख्य रूप से पेपर में आई है वो सीधी लाइनें मैं आपको यहां पर बता रहा हूं, क्योंकि सारी डेफिनेशन अपने को याद नहीं रहेगी। जो इसकी मेन जो बातें हैं वो मैं यहां पर बता रहा हूं आप लोगों को। आप लोग बुक पढ़ोगे, कोई भी नोट्स पढ़ोगे तो आपको ये चीजें आगे और क्लियर हो जाएगी। दोबारा से देखिए, सभ्यता और बर्बरता के बीच में क्या हुआ था? संघर्ष हुआ था। कौन कहते हैं? T.R. होम्स। अब एक बात देखो, अब T.R. होम्स ने ये लाइन लिखी भी सभ्यता और बर्बरता के बीच में क्या हुआ था? एक संघर्ष। तो कुल मिला के सोचिए भी ये व्यक्ति किनको सभ्य कहता है और किनको बर्बर कहता है? एक बात सोचने की है भी, इसमें जो है इन्होंने ये जो बात कही इसमें सभ्य किसको मानना होगा? इसने अंग्रेजों को। और ये कहता है ना, इसका कहने का जो आधार था, ये भी इसकी कोई बेसिक बैकग्राउंड की कुछ बातें थी भी। ये कहता है भी ये जो सभ्य लोग थे ना, ये इन बर्बर लोगों को बदलना चाहते थे। समाज में इन्होंने कई परिवर्तन किए, जैसे इनकी कुप्रथाओं को मिटाया, सती प्रथा है, दास प्रथा है, विधवा पुनर्विवाह शुरू करवाया, डाकन प्रथा, बहुत सारी समाधि प्रथा, बहुत सारी प्रथाएं थी भारतीय समाज में। इनको जब अंग्रेजों ने मिटाने का प्रयास किया तो ये बर्बर लोगों को पसंद नहीं आई और इन्होंने क्या किया? इनके साथ में संघर्ष। ये बात किसने कही है? तो T.R. होम्स ने। T.R. होम्स। अब इसके बाद में अपने आगे और बात करते हैं तो एक नाम आता है अशोक मेहता। आगे बताता हूं मैं, ठीक है? नाम क्या है? अशोक मेहता। अशोक मेहता जो है वो इस क्रांति को कहते हैं महान क्रांति। क्या कहते हैं? महान क्रांति या महान विद्रोह है। जो नाम दिया था वो किसने दिया था? अशोक मेहता। अशोक मेहता।
फिर एक बात करते हैं आगे और, तो नाम आता है आर.सी. मजूमदार, आर.सी. मजूमदार। और इन्होंने किताब लिखी थी द स्कोपी, किताब का नाम है द स्कोपी म्यूटिनिटी, द स्कोपी म्यूटिनिटी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857, रिवोल्ट ऑफ 1857। ये जो किताब लिखी थी वो किसने लिखी थी, तो किसने लिखी थी, आर.सी. मजूमदार। किसने लिखी थी बोलो, आर.सी. मजूमदार। किताब का नाम क्या है, द स्कोपी म्यूटिनिटी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857। और इस क्रांति में इन्होंने एक बहुत ही अलग जाकर के बात कही थी जो पेपर में आती है, क्योंकि इन्होंने कहा था भी ये क्रांति न तो पहला, न तो पहला, न ही राष्ट्रीय, न तो पहला, न ही क्या था, राष्ट्रीय, और न ही स्वतंत्रता संग्राम था, न ही क्या था, स्वतंत्रता संग्राम। ये जो बात कही है वो किसने कही है, तो आर.सी. मजूमदार। किताब का नाम क्या है, द स्कोपी म्यूटिनिटी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857। क्या कहते हैं, दोबारा से बताइए मुझे, भी ना तो पहला, ना ही राष्ट्रीय, और ना ही प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। सबकी बातों को काटा, क्योंकि इस व्यक्ति से पहले एक अंग्रेज अधिकारी है, बहुत बड़े अंग्रेज अधिकारी कह सकते हैं, जिनका नाम है बेंजामिन डिज़रायली। क्या नाम है, बेंजामिन डिज़रायली। और ये इस क्रांति को बता देते हैं भी एक राष्ट्रीय विद्रोह हुआ था। क्या हुआ था, एक राष्ट्रीय विद्रोह। बहुत बार लाइन आई है, क्योंकि राष्ट्रीय शब्द केवल और केवल किसने दिया था, डिज़रायली ने दिया था। याद रखना आप लोग, ये महत्वपूर्ण बात है, इस क्रांति को राष्ट्रीय शब्द जो दिया था वो किसने दिया था, डिज़रायली ने दिया था। इससे पहले किसी भी व्यक्ति ने इस क्रांति को राष्ट्रीय कहने का काम नहीं किया, क्योंकि ये क्रांति मैंने आपको जैसे बताया भी था भी ये क्रांति पूरे भारत में नहीं हुई थी, केवल उत्तर भारत और दक्षिण भारत इससे पूरी तरह से अछूता था, मध्य भारत में ये क्रांति थी। ठीक है, तो इस क्रांति को राष्ट्रीय क्रांति नाम किसने दिया था, तो किसने दिया था, बेंजामिन डिज़रायली। एक बार थोड़ा सा अपने पीछे जाके रिकॉल करते हैं, फिर अगला कारण पढ़ेंगे, राजनीतिक कारण। देखो देखो सबसे पहले अपने जब टॉपिक शुरू किया था, बोलना साथ साथ में, तो अपने जो यानी कि इस क्रांति से पहले क्या पढ़ा भी, भारत के अंदर इस क्रांति से पहले जो राजा थे उन्होंने भी अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाई, जिसमें दो बड़े युद्ध अपने पढ़े। कौन कौन से, प्लासी का युद्ध, आवाज आनी चाहिए, देखो, प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध। प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था, तारीख पूछे तो क्या बताओगे आप, 23 जून या 22 जून 1757। और प्लासी का युद्ध जो लड़ा गया उसमें अंग्रेज अधिकारी कौन था, लॉर्ड क्लाइव। कौन था, लॉर्ड क्लाइव। और इधर से अगर अपनी बात करते हैं तो जो बंगाल का जो राजा था वो कौन था, मीर कासिम या सिराजुद्दौला, सिराजुद्दौला। कौन था, सिराजुद्दौला। और अपने पढ़ते हैं अभी मीर जाफर के विश्वासघात से जो है सिराजुद्दौला की हत्या कर दी गई। फिर अपनी बात की अगला युद्ध बंगाल में लड़ा गया, कौन सा, बक्सर का युद्ध। कौन सा युद्ध, बक्सर का युद्ध। और बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था, 22 अक्टूबर 1764, 22 अक्टूबर 1764। कितनी शक्तियां, 3, दिल्ली, अवध और बंगाल, दिल्ली, अवध और बंगाल। दिल्ली का शासक कौन था, शाह आलम द्वितीय, दिल्ली का शासक शाह आलम द्वितीय। और बंगाल का शासक मीर कासिम, बंगाल का शासक मीर कासिम। और अवध का शासक कौन था, सुजाउद्दौला। कौन सा, सुजाउद्दौला। याद रखना, अवध जो है वो वर्तमान में पूरा उत्तर प्रदेश आप कह सकते हो, बहुत बड़ा प्रांत हुआ करता था उस समय, क्योंकि दिल्ली और बंगाल के बीच में मुख्य जो प्रांत था वो कौन सा था, अवधि था। फिर अपने आगे और चर्चा करते हैं भी इनको संयुक्त रूप से हराने का जो काम किया वो किसने किया, हेक्टर मुनरो, हेक्टर मुनरो। फिर अपनी बात करते हैं भी 1857 की क्रांति से पहले जो छिटपुट विद्रोह हुए, जिनमें कौन कौन से विद्रोह महत्वपूर्ण थे। वेलूर मठ का विद्रोह कब हुआ था, 1806 में, 1806 में। बैरकपुर छावनी केंद्र विद्रोह कब हुआ था, 1824 में, 1824 में। ठीक है, आगे की बातें याद न रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, सिंध अभियान पर गए थे या कहीं कहां पर गए थे वो कोई बातें नहीं है। फिर इसके बाद में असम के तोपखाने का विद्रोह कब हुआ था, 1825 में, 1825। दोबारा बताइए, वेलूर मठ का विद्रोह 1800, बैरकपुर छावनी का विद्रोह 1800 और असम के तोपखाने का विद्रोह 1800। फिर इसके बाद में अपने आगे और बात की थी भी 1842 के अंदर 47वीं सैनिक टुकड़ी ने सिंध और जो वर्मा या आप कह सकते हो वर्तमान में नाम है म्यांमार, वहां पर युद्ध करने से मना किया। 1844 में दो टुकड़ियों ने विद्रोह किया था, कौन कौन सी,
34वीं और 64वीं। 1849-50 में जो यहाँ पर जो विद्रोह हुआ था वो कौन सी छावनी में हुआ था? गोविंदगढ़ छावनी, जो कहां पर है? वर्तमान में पंजाब। फिर नेक्स्ट अपने बात की थी 20 क्रांति को पढ़ने से पहले तात्कालिक स्थिति के बारे में अपने थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। 20 में गवर्नर जनरल के पद पर कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? पार्मस्टन, जो किस पार्टी के नेता थे? लिबरल पार्टी। दूसरा नाम क्या है पार्मस्टन का? हेनरी जॉन टेम्पल। हेनरी जॉन टेम्पल। फिर अपनी बात की विद्रोह को दबाने के लिए किसकी नियुक्ति की गई थी? हेनरी फॉरेस्टर और हेनरी कैंपवेल। हेनरी कैंपवेल। मुख्य रूप से ये पेपर में आपको मिलेगा, हेनरी कैंपवेल। फिर इस समय भारत के शासक कौन थे? तो कौन थे? बहादुर शाह द्वितीय, जिनका दूसरा नाम है बहादुर शाह जफर। प्रतीक क्या था? कमल का फूल और रोटी। कमल का फूल और रोटी। और नारा क्या रहा था? चलो दिल्ली मारो फिरंगी। चलो ये सभी ने पढ़ा। आप लोगों से एक क्वेश्चन है भी, ये नारा जो है वो कहां से दिया गया? आउआ तो राजस्थान की कहानी आ गई। राजस्थान में तो बहुत बाद में आई थी ये क्रांति। आप मुझे बताओ, एरिनपुरा भी सर आप राजस्थान का ही बता रहे हो, ठीक है? आप मुझे ये बताओ कि ये नारा सबसे पहले किसने दिया था? पढ़ा होगा आपने, बेसिक बात है बिल्कुल, ठीक है? जैसे कि अपने पढ़ते हैं मंगल पांडे, ठीक है? ऑप्शन चलो मैं देता हूं आपको, एक ऑप्शन दे दिया, चलो मंगल पांडे। दूसरा नाम देते हैं अपने मेरठ छावनी। तीसरा है कानपुर, कानपुर का जो शासक है नाना साहब, उसकी बात कर लेते हैं। और एक अपने बात करते हैं लखनऊ रेजिमेंट। कहां से दिया गया था ये नारा? ये नारा तो चलो एकदम सबसे बेसिक क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं भी, सभी को याद होगा, लेकिन वो क्वेश्चन पूछेगा भी चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा किस छावनी के सैनिकों ने दिया था? तो याद करना है आपने को, कौन सी छावनी के सैनिक थे? मेरठ। क्योंकि अपने पढ़ते हैं ना भी, भारत में क्रांति की शुरुआत ही कहां से हुई थी? मेरठ से। 10 मई 1857। तो जब ये सैनिक चलते हैं, कहां से चलते हैं? मेरठ से। दिल्ली के लिए जब प्रस्थान करते हैं, तो जब ये दिल्ली जा रहे थे तो बीच में नारा चला था कौन सा? चलो दिल्ली मारो फिरंगी। याद रखना, इसमें कई लोग जो है वो कंफ्यूज होते हैं और वहां पर पहला ऑप्शन देखते हैं मंगल पांडे, क्योंकि ये क्रांति शुरू ही किससे हुई थी? मंगल पांडे से। क्योंकि मंगल पांडे ने 2 अंग्रेज अधिकारियों की हत्या की और बाद में इसको फांसी दी गई। तो ये जो विद्रोह है वो भारत में ज्यादा भड़का था। अब अपने बात करें ना भी इस नारे की, तो ये नारा मंगल पांडे का नहीं है। ये नारा कहां से दिया गया था? मेरठ से दिया गया था। फिर अपने आगे चर्चा की थी 20 क्रांति को पढ़ने के लिए कई सारे चरण बनाएंगे, जिसमें पहला जो चरण था वो कौन सा था? स्वरूप, जिसके अंदर मैंने कई सारी बातें आपको बताई। दूसरी बात करेंगे कारण, प्रारंभ, विस्तार, असफलता के कारण, और लास्ट में बात हो जाएगी किसकी? परिणाम। उम्मीद करता हूं स्वरूप वाली कहानी समझ आई होगी आपको। जैसे कि देखो अलग अलग नाम है, अलग अलग नाम है। कैसे? क्या यहां पर तो क्या कहा जा रहा है इसे? प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। जबकि अगर अपने यहां पर बात करते हैं तो यहां पर इसको कहा जा रहा है क्रांति। क्या कहा जा रहा है? क्रांति। और यहां पर क्या कहा जा रहा है इसको? सैनिकों का विद्रोह है। फिर अपने यहां पर बात करते हैं तो यहां पर ईसाइयों और कट्टरपंथियों के मध्य संघर्ष बता दिया। फिर यहां पर जो है वो सब संघर्ष बताया किन के मध्य है? सभ्यता और बर्बरता के मध्य है। महान क्रांति नाम किसने दिया? अशोक मेहता। राष्ट्रीय विद्रोह नाम किसने दिया? डिजरायली। और मजूमदार ने तो सारों की बातों को ही काट दिया। दोबारा से रिकॉल करते हैं एक बार, ठीक है? अब देखो वीडी सावरकर ने कौन सी किताब लिखी? द फर्स्ट इंडियन इंडिपेंडेंस वॉर। कौन सी लिखी? द फर्स्ट इंडियन इंडिपेंडेंस वॉर। कब लिखी? 1908। 1908। और आपको पता होगा भी 1908 में जब ये आदमी इस प्रकार की किताब लिखेगा तो अंग्रेज इसके साथ में क्या कर सकते हैं? वीडी सावरकर किताब लिखता कब है? 1908। क्या भारत आजाद हो गया? क्या विचारों की अभिव्यक्ति का अधिकार मिल गया अपने को? ठीक है, आपने पढ़ा होगा भी भारत के अंदर जो है वो यानी कि 1876 के अंदर प्रेस पर भी प्रतिबंध लगा दिया, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट आया था। पढ़ा होगा अगर आपने कभी, ठीक है? भी खुल करके लिख ही नहीं सकते थे, और इस आदमी ने खुलकर लिखा, और ये लिखा भी ये तो क्या था? प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। और अंग्रेज चाहते थे भी कोई भी भारतीय उनके खिलाफ एक शब्द भी ना बोले, जिससे राष्ट्रवाद की जो भावना है वो लोगों के मन में ना आ पाए। जब इसने ये किताब लिखी तो इसको काला पानी की सजा दी गई थी।
और इसने 3 बार अंग्रेजों से माफी भी मांगी थी, भी मैंने गलती कर दी है किताब लिख के। समझ रहे हो ना मेरी बात को? तो ये जो बात है वो जुड़ती है किसके साथ में, बी डी सावरकर। फिर एस एन सेन ने किताब लिखी थी 1857 की क्रांति, ठीक है। और टी आर होम्स, नाम याद रखना है, क्या नाम है, टी आर होम्स, सभ्यता और बर्बरता के बीच में संघर्ष। जॉन सीले क्या कहते हैं, सैनिक विद्रोह था। जबकि ई आर रीज कहते हैं भी ईसाइयों के साथ में कट्टरपंथियों ने क्या किया था, संघर्ष किया था। फिर अपने आगे चलते हैं, ये किताब याद रख लेना, नाम क्या है, द स्कोपी म्यूटिनिटी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857। लिखी किसने थी, आरसी मजूमदार। और क्या कहते हैं, ना तो पहला, ना ही राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम। जबकि डिजराइली ने नाम दिया था राष्ट्रीय विद्रोह है। याद रखना मुख्य नाम क्या है, राष्ट्रीय विद्रोह है, जो किसने दिया था, डिजराइली। और 1857 की क्रांति नाम किसने दिया था, इया ना करो, ये तो वो लास्ट में सारो गुड़ गोबर कर दियो एकदम बराबर, इया ना करो, इया ना करो। एस एन सेन, एस एन सेन, ठीक है। और इस क्रांति को महान विद्रोह नाम किसने दिया, भाई महान कौन था, अशोक था। और सभ्यता और बर्बरता के बीच में संघर्ष है, होम्स, कौन था, टी आर होम्स। और कट्टरपंथियों और ईसाइयों के बीच में संघर्ष, ई आर रीज, ई आर रीज। द स्कोपी म्यूटिनिटी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857 किसने लिखी, मजूमदार। न तो पहला, न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम। फिर अपने चलते हैं अगली बात के ऊपर, और आगे अपने चर्चा करेंगे किसकी, आगे बात करते हैं अपने इसके कारण। और कारण में पहला जो कारण है वो कौन सा है, राजनीतिक कारण। कौन सा कारण है, राजनीतिक कारण। याद रखना राजनीतिक कारण इस क्रांति के कई सारे रहे थे, ठीक है। भी अपने बात करें ना, भी कोई भी क्रांति जो है वो किसी एक कारण की वजह से कभी नहीं हो सकती। जब अंग्रेजों ने भारतीयों को दबाया और ये दबते गए, लगातार दबते गए, और जिस सीमा तक इनको दबना था उस सीमा तक ये दबे। बाद में अचानक इन्होंने जो है यानी कि अपनी जो भड़ास थी वो अंग्रेजों पर निकाली थी। तो बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे कारण थे जिनके कारण जो है भारतीयों को अंग्रेजों के द्वारा दबाया जा रहा था। कौन कौन से कारण है अपने उनकी चर्चा कर लेते हैं एक बार थोड़ी सी। आपने पढ़ा होगा भी 1798 के अंदर जो है वो एक संधि की गई थी वेलेजली के द्वारा, और वेलेजली भारत में लेकर आया था कौन सी संधि, सहायक संधि। याद रखना वेलेजली की सहायक संधि के तहत सबसे पहले संधि करने वाली जो रियासत थी वो कौन सी थी, हैदराबाद। और हैदराबाद ने ये संधि कब की थी, 1798। और यहाँ का जो शासक था वो था निजाम प्रथम, निजाम प्रथम। पेपर में सीधी लाइन मिलेगी आपको भी, बताइए वेलेजली की सहायक संधि के तहत पहली रियासत जिसने संधि की थी वो रियासत कौन सी है, हैदराबाद। कब संधि की थी, 1798। और यहाँ का शासक कौन था, निजाम प्रथम। क्या थी ये संधि, पूरी चर्चा करेंगे। फिर देखो 2 नंबर पर याद रखना है अपने को मैसूर। कौन सा, मैसूर। मैसूर का जो शासक था नाम है कृष्ण राय। क्या नाम है, कृष्ण राय। उसने संधि कब की थी अंग्रेजों से, इसके तहत 1799। फिर अपनी बात करते हैं आगे, और तो बात आती है यहाँ पर कर्नाटक की। किसकी, कर्नाटक। और कर्नाटक ने भी संधि कब की थी, 1799। और यहाँ का जो शासक था वो था सरफरोजी द्वितीय, सरफरोजी द्वितीय। याद रखना ये 3 शासक आप महत्वपूर्ण याद रख लेना। अभी पहली बार संधि किसने की थी, और भी बहुत सारी रियासतें हैं, 3 महत्वपूर्ण बता देता हूं, वैसे क्वेश्चन यहां से पूछ लिया जाएगा। सब्जेक्ट की अगर अपनी बात करें फिर यहाँ पर जो है 5-7 रियासतें और थी जिनके नाम बताने पड़ते हैं, लेकिन आप इतना याद रखना। सबसे पहली जो रियासत है क्या नाम है, हैदराबाद। संधि कब की थी, 1798। और शासक कौन था, तो निजाम प्रथम। 1799 में संधि किसने की थी, मैसूर ने। और मैसूर के अंदर जो शासक था संधि करने वाला वो कौन था, कृष्ण राय। फिर देखो कर्नाटक ने संधि कब की, 1799। और शासक का नाम क्या है, सरफरोजी। क्या नाम है, सरफरोजी। अब ये वेलेजली सहायक संधि लेकर आया, इसके नकारात्मक परिणाम जो है वो आगे जाकर देखने को मिले। कैसे, अपनी बात करते हैं वेलेजली की सहायक संधि क्या रही थी। तो वेलेजली ने क्या किया कि भारतीय शासकों को एक प्रलोभन दिया था। मुख्य बात जो है इसका निचोड़ जो है वो मैं आपको बता रहा हूं, वैसे बहुत सारी और भी बातें थी इसमें। अब क्या है, भारतीय शासकों के पास में अपनी खुद की सेना हुआ करती थी। जैसे अगर अपनी बात करते हैं तो एक राजा है, और राजा के पास में जो सेना है उसके ऊपर मान लेते हैं भी राजा जो है
वो 1 लाख रुपए का खर्चा करता था, क्योंकि सेना के ऊपर खर्चा सबसे ज्यादा करना पड़ता था उसको, और अपनी रक्षा के लिए राजा जो है वो अपने पास में सेना रखते थे। अब क्या था कि ये जो इनकी जो सेना थी भारतीय राजाओं की, ये आज भी उस पुरानी युद्ध पद्धति से युद्ध करती थी, पुराने हथियार थे, पुरानी युद्ध प्रणालियां थी इनके पास में। और ये जो राजा हैं, ये राजा अपने पास में भारी भरकम सेना रखने के बावजूद भी जो है वो मराठों से हार जाते थे, क्योंकि अपने पढ़ते हैं भी 1798 1800 ईस्वी के बाद में जो है राजस्थान में या अन्य क्षेत्रों में मराठों ने लूटपाट का जो है वो आतंक मचाया, और इन्हीं मराठों से तंग आकर के भारतीय राजाओं ने सहायता ली किसकी, अंग्रेजों की। और अंग्रेजों के सामने इन्होंने अनुरोध किया भी आप हमारी रक्षा करिए। किससे रक्षा करिए, मराठों से, और बदले में हम आपको जो है वो रक्षा के लिए, आप हमारी रक्षा के लिए जो आपको बदले में कुछ राशि हम लोग उपलब्ध करवाएंगे। और ये जो पेशकश है वो राजाओं के सामने किसने रखी थी, पहले वाले वेलेस्ली। और वेलेस्ली की संधि के तहत बहुत सारी रियासतों ने जो है वो अपने आप को जो है वो इन अंग्रेजों के हाथ में दिया। अब क्या था कि अंग्रेज जो थे वो भारतीय राजाओं की रक्षा करने लगे, तो भारतीय राजाओं को ऐसे लगने लग गया भी मेरी ये जो सेना है ये कोई काम की नहीं है। और धीरे धीरे करके जो है, धीरे धीरे करके भारतीय राजाओं ने अपनी सेना को जो है वो छुट्टी दे दी, और धीरे धीरे करके अपनी सेना की संख्या घटा ली। बाद में जब अंग्रेजों को लगने लग गया भी ये राजा केवल और केवल हमारी ही सेना पर डिपेंड है, तब इन्होंने धीरे धीरे करके राजाओं को अपने वश में करना शुरू कर लिया। और वही बात है भी जैसे इशारे ये लोग अंग्रेज करेंगे वैसे ही इशारों पर भारतीय राजाओं को नाचना पड़ेगा। और ये थी वेलेस्ली की सहायक संधि, जिससे भारत के अंदर बहुत सारे जो है यानी कि जो सैनिक थे इनको बेरोजगार भी होना पड़ा, और आगे जाकर के राजाओं को भी इनके अधीन रहना पड़ा। तो ये संधि कौन लेकर आया था, तो कौन लेकर आया था, वेलेस्ली। कौन लेकर आया था, बोलो, वेलेस्ली। फिर अपने आगे बात करते हैं भी 1855-56 के अंदर, 1855-56 में अंग्रेजों ने प्रत्यक्ष भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप करते हुए अवध का जो राजा है, अवध का राजा जिसका नाम है सादत अली खां, क्या नाम है, सादत अली खां, क्या नाम बताओगे, सादत अली खां। और इसका पेपर के अंदर जो है कई बार इसका एक दूसरा नाम भी लिखा जाता है, मैं आपको बता देता हूं। सादत अली खां के अलावा इसका दूसरा नाम आता है वाजिद अली खां, क्या नाम है, वाजिद अली खां। अब देखो अवध जो है वो मैंने आपको बताया भी भारत की बड़ी रियासतों में से एक रियासत थी, और अवध का जो राजा था वो कौन था, वाजिद अली खां या सादत अली खां। अब अंग्रेजों ने क्या किया कि इस राजा के ऊपर एक आरोप लगाया भी तेरा शासन जो है वो सही तरीके से नहीं चल रहा, आरोप लगा दिया किसका, कुशासन का, और इसको अपनी गद्दी से हटा दिया। कुल मिला के बात यह है भी एक बहुत बड़ा इन्होंने उल्ट फेर कर दिया, और इन्होंने वाजिद अली खां को जो है वो अपने पद से हटा करके क्या कर दिया, मतलब एक प्रकार से राजनीति में सीधा हस्तक्षेप था ये। और ये बात जो है वो भारत के लोगों को पसंद नहीं आई, खास तौर से अवध की जनता को ये चीजें पसंद नहीं आई। और याद रखना भारतीय सेना के अंदर सैनिकों की बात करें तो 3 जो सैनिक थे वो अवध से थे, और 7 सैनिक जो थे वो अन्य प्रांतों से। तो कुल मिला के 30% का वेटेज अकेला ही किस रियासत का था सेना में, अवध का। तो ये जो अवध के जो सैनिक थे इनके मन के अंदर असंतोष था भी हमारे राजा को अंग्रेजों ने बिना कोई ठोस कारण के जो इसकी गद्दी से हटा दिया, और अपना ही कोई व्यक्ति जो गद्दी पर बिठा दिया। आगे बहुत सारे राजनीतिक कारण थे, अपने कल चर्चा करेंगे। आप लोगों से अनुरोध रहेगा भी आप कोई भी बुक जो भी आपके पास में हो ना, उससे इस क्रांति का जो है वो एक बार इसकी एक प्लेस रीडिंग करके आना आप लोग, ठीक है। फिर अपने आगे और कई सारे कारणों पर चर्चा करेंगे। जब ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा, जब हमें लगने लगेगा भी आपको वास्तव में याद है, तो आपको जो रिटर्न नोट्स हम लोग उपलब्ध करवा देंगे, ठीक है। देखो एक बात ये है भी अपने कईयों को लगता होगा भी बार बार एक ही एक बात ने बताए, ठीक है, इतना में कोई मूर्ख थोड़ी अभी माने कि ये याद को नहीं हुए। बात ये नहीं है, ये सब्जेक्ट ऐसा है अगर आप लोग घर पे पढ़ोगे ना तो जितनी बातें मैंने बताई है ना, ये बातें हो सकता है आप 10 मिनट के अंदर ही पढ़ लो। लेकिन ये एक चर्चा है, देखो अभी तक हमारी भर्ती जो है वो आई नहीं है, नोटिफिकेशन जो है इसका आया नहीं है, टाइम पड़ा है 1 साल का टाइम पड़ा है, ज्यादा से ज्यादा टाइम लगेगा ना तो फर्स्ट पेपर के अंदर अपने 4 महीने लगा लेंगे, 5 महीने लगा लेंगे। एक बार आपकी आंखों के सामने से जब ये निकल जाएगा ना, 5 महीने के बाद में एक सुकून की सांस अपने ले लेंगे भी अपने सिलेबस को एक बार अच्छी तरीके से बैठ कर लिया। क्योंकि इस उम्र में आके क्लास में बैठने की जो है वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहती है।
मैं ही आप लोगों के साथ में ही बैठ के यहाँ पर 1 घंटा ही नहीं पढ़ा जाता। और अनुज सर जो है वो अपने को पता ही है भी क्लास आधा घंटा बोल के फिर 1 घंटा सीधा है, बैठने में दिक्कत आती है। परंतु बात ये है भी आराम से सुकून से आप लोग तैयारी करते रहना। और जिस प्रकार से आज की क्लास अपनी लगी है ना, एकदम लास्ट तक आपको ऐसी क्लास बिल्कुल एकदम अपने कोई भागा दौड़ी नहीं है, आराम से करेंगे बिल्कुल। और करने के बाद में ये ना हो कि किसी एक टीचर की वजह से जो है हमारा सिलेक्शन है रुक जाए। बिल्कुल एकदम कोई भी कहीं पर भी दिक्कत आई तो आप बिल्कुल बोल के बताओगे भी सर ये चीज हमें समझ नहीं आई, यहाँ पर आपने कमी रखी है, इसको आप दूर करो, अपने करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।